हाय, कौन हो तुम? मैं हूँ एटम। इतना छोटू सा हूँ मैं, बट हूँ बड़े काम का। एटम? बहुत सारे हम मिलकर हमारे आसपास की सारी चीजें बनाते हैं। तुम्हें भी मैडम। जिस तरह बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिक्स मिलकर के एक वॉल बनाते हैं और ऐसे बहुत सारे वॉल्स मिल करके एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स मिल करके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके बनाते हैं मैटर। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 9 साइंस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद हमेशा की तरह आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज, एवरीथिंग एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे आसपास हमें जितनी भी चीजें दिखती हैं, पेड़, पौधे, पहाड़, एयर, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, टेबल्स, चेयर्स, बिल्डिंग्स, जो भी चीजें हमें दिखती है ये सब कुछ क्या है? मैटर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। और ये जितना मैटर हमें दिख रहा है ये सारा मैटर बना हुआ है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। तो आज का हमारा ये वीडियो, आज का हमारा ये लेसन डेडिकेटेड है हमारे इन दो सुपर हीरोज पे जो कि हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो चलो बच्चों, शुरुआत करेंगे आज हम इस लेसन की एक कहानी के साथ। कहानी एटम की, कहानी घर घर की नहीं, कहानी एटम की। तो बहुत 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 सालों पहले की बात है, अराउंड 500 BC एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कणद। उन्होंने कहा था कि ये जितना मैटर हमें दिखता है ये सारा मैटर डिविजिबल है। बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, उन्होंने कहा था कि मैटर डिविजिबल है, यानी कि मैटर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि मैटर को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे जिनसे मैटर बना हुआ है। उन पार्टिकल्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो हमें और छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, उनको फर्दर डिवाइड करें तो और छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। तो महर्षि कणद ने यह कहा था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते चलें, मैटर जिसे हिंदी में कहा जाता है पदार्थ, अगर इसे हम डिवाइड करते चले तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब हम उन पार्टिकल्स को फर्दर और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। राइट मतलब डिवाइड करते करते एक ऐसा स्टेज जरूर आएगा जब हमें ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे जिनको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और महर्षि कणद ने ऐसे पार्टिकल्स को कहा परमाणु। यस, परमाणु इनका उन्होंने नाम दिया। इनफैक्ट परमाणु नाम की मूवी भी देखी होगी आपने। सो ये जो एटम है ना, एटम का हिंदी है परमाणु। ठीक है, अच्छा अब कहानी पे आते हैं। अराउंड द सेम टाइम, उसी एरा के आसपास कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स भी आए, डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस। इनका भी कुछ ऐसा ही कहना था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते चले तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब पार्टिकल्स फर्दर डिविजिबल नहीं होंगे। और डेमोक्रिटस ने ऐसे पार्टिकल्स के लिए नाम रखा एटम। एटम शब्द का मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रिटस ने दिया ये टर्म एटम। और डेमोक्रिटस ने क्या कहा? एटम क्या है? एटम मैटर का ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो इनडिविजिबल है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हालांकि समय के साथ साथ चीज़ें बदली, समय के साथ साथ हमें पता चला कि भाई एटम को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं वो भी पता कर सकते हैं, है ना। और ये बातें हमें आज की डेट में सब पता है। ठीक है, लेकिन चलो ये तो थी हमारी कहानी की किस तरीके से एटम, ये जो वर्ड है, ये एटम जो नाम है, ये नाम किस तरीके से आया। तो किसने कॉइन किया था ये नेम एटम? डेमोक्रिटस। तो बच्चों क्या हम कह सकते हैं कि एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, मतलब मैटर का फंडामेंटल यूनिट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आप कह सकते हो। जिस तरीके से हमने क्या देखा कि जो ब्रिक्स होते हैं, ईंट जो होता है, ब्रिक से क्या बनती हैं? वॉल्स बनती हैं। वो बहुत सारे वॉल्स से रूम्स बनते हैं, रूम्स से पूरा घर बनता है, बिल्डिंग बनती है। राइट, तो मतलब अगर मैं इस पूरे बिल्डिंग के फंडामेंटल यूनिट की बात करूं, बेसिक यूनिट की बात करूं, तो वो क्या है? ब्रिक है। क्योंकि वो ब्रिक 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 जोड़ के ही तो फाइनली वो बिल्डिंग बन पाई है।
है ना। तो ठीक उसी तरीके से मैटर का भी जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, वो है एटम। ठीक है, अब बात करते हैं एटम के स्ट्रक्चर की। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हालांकि जब इतने सालों पहले जब महर्षि कणद या फिर डेमोक्रिटस ने एटम की बात करी थी तो उन लोगों ने कहा था कि ये इनडिविजिबल है, लेकिन बाद में समय के साथ साथ जैसे जैसे एडवांसमेंट्स होती गई, रिसर्च चलता गया, तो पता चला कि भाई एटम को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो एटम के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि एटम के अंदर बीच में होता है एक डेंस सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। यस, अब ये स्ट्रक्चर को हम बच्चों बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन चूंकि एटम के बारे में पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर का थोड़ा आइडिया तो होना ही चाहिए, है ना। इसके बारे में आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 10th 11th 12th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अभी के लिए एक ओवरव्यू देख लो कि जब एटम के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो एटम के अंदर बीच में होता है एक डेंस, काफी डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स और नो चार्ज वाले यानी कि न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो ये एटम है, इस एटम के फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये 3 तरह के पार्टिकल्स से बने होते हैं हमारे एटम्स। ठीक है, ओके। अच्छा, एटम्स की हम इतनी बातें कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो एटम्स होते हैं ना, ये हमारे ब्रिक्स की तरह होते हैं। अब बहुत सारे ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के आप अलग अलग तरह के बिल्डिंग बना सकते हो। आप एक छोटा सा घर भी बना सकते हो, आप एक बड़ा सा पैलेस भी बना सकते हो, राइट। तो मतलब ये जो ब्रिक्स है ना, ये हमें बहुत सी चीज़ें बना के दे सकता है, बहुत तरह के घर, बहुत तरह की इमारतें बना के दे सकता है। ठीक उसी तरीके से एटम्स जो हैं, बहुत सारे एटम्स एक साथ में जुट के बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे आयंस बनाता है, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत 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 एसेंशियल होता है। अब अगला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा मैम, आप कह रहे हो कि हमारे आसपास की सारी चीजें इंक्लूडिंग अस, हम सारे लोग एटम्स से बने हुए हैं, बट यार मैम हमको एटम्स तो दिखता नहीं है। अगर हम इस चेयर की बात करें, इस चेयर में एटम कहाँ है, एटम तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये चेयर लकड़ी का बना हुआ दिख रहा है कि नहीं। ये सवाल हमारे दिमाग में आता ही है और इसका जवाब देता है एटम का साइज। हाउ बिग इज द एटम, कितना बड़ा है एटम। तो ये समझने के लिए आप एक एनालॉजी लो। अगर आप बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ एटम्स, 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, अगर आप लाखों एटम्स को एक के ऊपर एक स्टैक करते चलो, मतलब एक के ऊपर एक रखते चलो, मिलियंस ऑफ एटम्स को, बड़े ध्यान से सुनो, मिलियंस ऑफ एटम्स को अगर मैं एक के ऊपर एक ऐसे 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 रखती चलूँ तो पता है ये थिकनेस कितनी होगी। ऐसे तो मैं दिखा रही हूँ तो लग रहा है बहुत थिक हो जाएगा, मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, सोच के देखो कितनी होगी थिकनेस, इतनी होगी, और ज़्यादा होगी, और कम होगी, कितनी होगी थिकनेस। नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये जो थिकनेस है ना, वो एक शीट ऑफ पेपर की थिकनेस जितनी होगी लगभग। मतलब खुद सोचो यार, एक शीट ऑफ पेपर की थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस ना के बराबर थिकनेस है, मतलब बहुत कम थिकनेस है बेसिकली। तो इतनी थिकनेस आएगी जब हम मिलियंस ऑफ एटम्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक करते चलेंगे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि एक एटम कितना छोटू सा है। इनफैक्ट अभी तुरंत मैंने बताया था कि एटम के अंदर के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो एटम के अंदर एक सेंटर पे एक डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है। तो चलो मैं आपको थोड़ा ये भी आइडिया दे देती हूँ कि एटम के मुकाबले न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ये वाला एनालॉजी लो कि मान लो कि अगर मान लो, सिर्फ मानना ही है ऑफ कोर्स क्योंकि एटम अपने आप में इतना छोटा है, तो मान लो कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज है इस क्रिकेट बॉल के जितना। अगर ये क्रिकेट बॉल न्यूक्लियस है तो आपको पता है कि अगर इतना बड़ा न्यूक्लियस है तो एटम को कितना बड़ा होना पड़ेगा। तो एक 5 किलोमीटर रेडियस का अगर आप एक स्फीयर बनाते हो, सो दैट विल बी द साइज ऑफ द एटम। बोलने का मतलब क्या है, एटम अपने आप में ही इतना छोटा है और एटम के अंदर बीच में जो न्यूक्लियस होता है वो तो और भी बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो एटम कितना छोटा है, वेरी 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 स्मॉल। और एटम के अंदर का जो न्यूक्लियस है, मतलब आप सोचो ना, उतने छोटे से एटम में बिल्कुल बीच में जरा से जगह पे होता है वो डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस।
ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से सबको ये आइडिया लग गया कि भाई एटम का जो साइज होता है वो अपने आप में इतना छोटा होता है कि उन्हें हम अपने नेकेड आई से तो देख पाते ही नहीं हैं। इनफैक्ट कोई बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप से भी हम उसे देख नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें बहुत एडवांस्ड लेवल की चीज़ें चाहिए होती है जो उसे उस लेवल पे मैग्नीफाई कर सके, क्योंकि एटम्स आर रियली स्मॉल। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब एटम्स को हमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम जिक्र करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट का जिनका नाम था जॉन डाल्टन। इनफैक्ट डाल्टन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के ऊपर काफ़ी स्टडी की थी। इनफैक्ट उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी थी पहली बार ऑन एटम विच इज़ नोन एज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे अभी थोड़ी ही देर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डाल्टन जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि एलिमेंट को हमें सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहिए, और एलिमेंट का जो ये सिंबल होगा ये उस एलिमेंट के एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को इंडिकेट करेगा, ठीक है। बोलने का मतलब सबसे पहले तो ये समझो कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स होते हैं जैसे मान लो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो एक तरह के एटम से बना हुआ है, राइट। सिमिलरली फॉस्फोरस एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में, आप अपने सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में ढेर सारे एलिमेंट्स हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस करके हम उन्हें एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फोकस वो सब कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारा फोकस क्या है कि हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो डाल्टन ने जब ये पहली बार प्रपोज किया था तो उन्होंने कुछ सिंबल्स भी प्रपोज किए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का सिंबल था ये, फॉस्फोरस का सिंबल था ये, जो शायद आप आजकल किसी गाड़ी में देखते हो, है कि नहीं? कौन सी गाड़ी में देखते हो चलो कमेंट में बताओ मुझे। बट ये जो सिंबल था ये एक्चुअली बहुत सालों पहले डाल्टन ने दिया था टू रिप्रेजेंट फॉस्फोरस। उसी तरीके से सिल्वर, लेड, प्लैटिनम, इस तरह से सभी अलग अलग एलिमेंट्स के डाल्टन ने अलग अलग सिंबल्स दिए थे। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो सिंबल था ये क्या रिप्रेजेंट करता था? ये सिर्फ ये नहीं रिप्रेजेंट करता था कि ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये साथ ही साथ ये रिप्रेजेंट करता था कि ये वन एटम ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर हमने ये सिंबल डाल दिया इसका मतलब है वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, वी आर टॉकिंग अबाउट वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये उस एलिमेंट के साथ साथ उसके क्वांटिटी को भी स्पेसिफाई करता था। अब देखो बच्चों, जाहिर सी बात थी कि इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन था ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स आते गए वैसे वैसे सबके लिए एक नया सिंबल का होना मे नॉट बी अ ग्रेट आइडिया, राइट। तो इसीलिए बर्जीलियस ने सजेस्ट किया कि कैसा हो अगर हम हर एलिमेंट के नाम से ही एक या दो लेटर ले लें और उसे ही उसका सिंबल बना दें। ग्रेट, राइट, क्वाइट सिंपल, क्वाइट कन्वीनियंट, है ना। तो अब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H, जैसे बेरिलियम है तो बेरिलियम का सिंबल हो गया Be, ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O, नाइट्रोजन का हो गया N। तो बेसिकली अब क्या हुआ कि एलिमेंट का जो नाम है उस नाम में से ही हम एक या दो लेटर्स लेके उसका सिंबल बना देते हैं, ठीक है। अब उसमें भी कई सारी कहानियां थी। जैसे बहुत पहले क्या होता था कि एलिमेंट्स के जो नाम थे वो नाम ही रखे जाते थे उन जगहों पे जहां पर वो एलिमेंट पहली बार पाए गए हों। जैसे कि कॉपर पहली बार पाया गया था साइप्रस में, जिस वजह से इसका नाम हो गया क्यूप्रस और इसका सिंबल हो गया Cu। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके नाम जो है उनके ग्रीक या फिर लैटिन नेम्स पे रखे गए थे और उनका सिंबल भी अकॉर्डिंगली रखा गया। जैसे कि गोल्ड का सिंबल G होता है? नहीं। GO होता है? नहीं। गोल्ड का सिंबल क्या होता है बताओ फटाफट से। गोल्ड का सिंबल होता है AU फ्रॉम द नेम ऑरम, जो कि गोल्ड का नाम है इन लैटिन, और ऑरम वर्ड का मतलब होता है येलो, गोल्ड येलो कलर का होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑरम और इसका सिंबल हो गया AU। ठीक इसी तरीके से और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आयरन, इसका लैटिन नेम है फेरम, जहां से इसका सिंबल हो गया Fe। जैसे कि पोटेशियम, जिसका सिंबल है K फ्रॉम द नेम गैलियम। जैसे कि सोडियम, फ्रॉम द लैटिन नेम नाट्रियम, जिसकी वजह से इसका सिंबल है Na, राइट। तो इस तरीके से बहुत से एलिमेंट्स के जो सिंबल थे वो उनके ग्रीक या लैटिन नेम्स से आए थे। अच्छा, अब देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जहां पर हम सिर्फ उनका जो फर्स्ट लेटर है नाम का उनको यूज करते हैं एज देयर सिंबल, जैसे कि हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, राइट। तो
इन सब के केस में हम क्या करते हैं, एक कैपिटल लेटर यूज करते हैं और हम सिर्फ फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम यूज करते हैं। लेकिन कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां पर हम फर्स्ट 2 लेटर्स यूज करते हैं, जैसे बेरिलियम। बेरिलियम के केस में हम BE यूज करते हैं, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, B कैपिटल होता है बट E स्मॉल लेटर होता है, राइट। यानी कि जब कभी भी हम सिंबल लिखते हैं तो सिंबल लिखते दौरान हमारा जो पहला लेटर होता है वो तो कैपिटल लेटर होता है, लेकिन जो दूसरा होता है दैट इज ऑलवेज अ स्मॉल लेटर, ठीक है। तो अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जहां पर हमने 2 लेटर्स का यूज तो किया था बट वो दोनों कंसेक्यूटिव लेटर्स नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के अगर आप नाम की बात करो तो पहला लेटर C है और दूसरा लेटर H है, बट क्या क्लोरीन का सिंबल CH होता है? नहीं, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। एग्जैक्टली जैसे हम बात करें जिंक की, तो जिंक का सिंबल Zi होता है? नहीं, Zn। एग्जैक्टली तो यानी कि कई सारे ऐसे एलिमेंट्स भी थे जहां पर हमने पहला लेटर का यूज किया और जो दूसरा लेटर था वो उनके नाम में कहीं पर भी आने वाला एक लेटर था, नॉट नेसेसरीली द सेकेंड लेटर, ठीक है। तो इस तरीके से कई अलग अलग कन्वेंशन के हेल्प से हमने एलिमेंट्स के सिंबल्स निकाले। बट ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो सिंबल्स होते थे उनका पहला लेटर कैपिटल होता था और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर होता था। तो इस तरीके से बच्चों हमने एटम्स का रिप्रेजेंटेशन शुरू कर दिया, क्योंकि अगर हमारे पास लिखा होता है Zn सिर्फ ये नहीं बताता है कि ये जिंक एलिमेंट है, ये साथ ही साथ ये बताता है कि ये जिंक एलिमेंट का एक एटम है। तो चलो बच्चों अब बात करेंगे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये थ्योरी दिया था जॉन डाल्टन ने इन द ईयर 1808 और इस थ्योरी के अंदर उन्होंने एटम्स के बारे में, एटम्स के जितनी भी फीचर्स या प्रॉपर्टीज थे उन सबको लिस्ट डाउन कर दिया था। तो चलो फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, जो कि अब तक हमको पता चल ही चुका है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये जो एटम्स हैं ये इनडिविजिबल हैं, यानी कि इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि जो एटम्स होते हैं इनको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। मतलब कुछ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है या फिर कुछ भी चीज़ें हो रही है, बट उसके दौरान, उस रिएक्शन के दौरान ना तो एटम्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और ना ही हम एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर होता क्या है वो तो हमें थोड़ी देर में पता चलेगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि अगर हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके मासेस भी सेम होते हैं और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर जो एटम्स हैं वो सारे का मास भी सेम होगा, उन सबके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे। ठीक उसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की बात हो तो उनके मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगे। मतलब अगर एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ ऑक्सीजन हो, तो हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम जो है इन दोनों का मास भी अलग होगा, इन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगे। पॉइंट नंबर 5 कि एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ, मतलब 2 डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके बहुत बार कंपाउंड्स बनाते हैं, और जब ये कंबाइन करते हैं तो ये एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को देखा, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को देखा, इन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो यार हम दोनों मिल करके बनाते हैं एक कंपाउंड जो कि सबके लिए बहुत एसेंशियल होगा, और वो कंपाउंड क्या है? वाटर। एग्जैक्टली, व्हाट इज वाटर? H2O। यानी कि जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के एक एटम कंबाइन होते हैं तो बनता है H2O। तो यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बनाने के लिए हमेशा 2:1 रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2, जहां पर एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करते हैं, यानी कि 1:2 रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका कुल मिला के मतलब क्या हुआ कि किसी भी गिवन कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट है उनका टाइप और उनका रिलेटिव नंबर हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हमेशा किस तरह के एटम्स पाए जाएंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि उसमें नाइट्रोजन आ जाएगा या क्लोरीन आ जाएगा, राइट। तो वाटर में हमेशा किस काइंड ऑफ एटम्स क्या होंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इनका जो रिलेटिव नंबर होगा वो भी हमेशा सेम होगा, यानी कि ये हमेशा 2:1 रेशियो में ही पाए जाएंगे। ठीक है।
तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से उस टाइम पर जब 1808 में ये थ्योरी आई थी तो ये थ्योरी इतनी सक्सेसफुल हुई क्यों थी, कोई बता सकते हो? अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है और क्यों इतना क्रूशियल है? जब हमने ये वीडियो की शुरुआत करी थी उसी समय मैंने आपको बताया था कि ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में मिल करके कंबाइन होकर के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स, आयंस बनाती हैं जो लाइफ के लिए एसेंशियल होता है। तो यानी कि ये जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब का मेन काम ही है कि ये आपस में कंबाइन करके कुछ और चीज़ें बनाएं जो यूज़फुल हों, है ना। तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। तो कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऐसे लॉज बताए गए थे जो हमें ये बताते हैं कि किस तरह से दो एंटिटीज़ केमिकली कंबाइन करते हैं, और इस तरह के लॉज को एक्सप्लेन कर पाई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसी वजह से उस टाइम पर ये थ्योरी काफ़ी सक्सेसफुल रही। हालांकि बाद में जाते जाते समय के साथ साथ अब डाल्टन ने एक बेस बना दिया था, अब उस बेस के ऊपर और भी साइंटिस्ट अपना रिसर्च करते रहे, काम करते रहे, तो बाद में बहुत सी चीज़ें थी जो ये भी पता चली कि भाई ये सही नहीं थी। जैसे कि डाल्टन की थ्योरी में बताया गया कि एटम जो है ये इंडिविजिबल है, बट बाद में जाके पता चला कि नहीं, एटम को भी जो है हम फर्दर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। तो अब इस तरीके से चीज़ें होती रहीं। चलो, तो फिलहाल हम ये देखेंगे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कौन से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर पाई थी। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ सिंपल सा ये बताता है कि मास इज कंजर्व्ड, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कैसे? इसका बहुत साधारण सा डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉनफायर कभी किया होगा। बॉनफायर में हम क्या करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, राइट। अब इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है, जब लकड़ी जल रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, राइट, लाइट प्रोड्यूस हो रही है ऑफ कोर्स, बट ये हो क्या रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एग्जैक्टली। अब देखो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या हो रहा है, जो लकड़ी हम जला रहे हैं तो वो जो लकड़ी का जो मास है, कितना मास उसका जल रहा है, दैट इज वन थिंग जो कि लूज हो रहा है। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मास तो चला जा रहा है, तो खत्म हो जा रहा है ना, उतना जो मास है उसका वो तो जल जा रहा है। दूसरी तरफ और क्या यूज हो रहा है, ये जब बर्न होता है, इट बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट, यानी कि ऑक्सीजन भी यूज कर रहा है ये, राइट। तो ऑक्सीजन को भी तो खत्म कर रहा है, लेकिन क्या चीज़ें खत्म हो रही हैं, नॉट रियली। अब देखो जब ये रिएक्शन हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें बन भी रही हैं, जैसे कि कुछ एशेस हमें बनते हुए मिल रहे हैं, तो उन एशेस का भी कुछ मास है। जब ये बर्निंग चल रही है तो उस दौरान कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इस दौरान कुछ वाटर वेपर रिलीज हो रहा है। तो इसका मतलब एक तरफ वो वुड का जो मास है वो यूज अप हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीजन यूज अप हो रहा है, तो दूसरी तरफ एशेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, वाटर वेपर रिलीज हो रहा है ना। तो इसका मतलब लॉजिक क्या है, जो गया वो आया, मतलब किसी फॉर्म में वो गया तो किसी और फॉर्म में वो वापस आ गया। ऐसा कुछ नहीं है कि मास लूज हो गया या फिर कोई मास नया क्रिएट हो गया, ना तो डिस्ट्रॉय हुआ ना क्रिएट हुआ, बस उसका जो फॉर्म है वो बदल गया। किस फॉर्म में वो गया था और किस फॉर्म में वो आया, सिर्फ वो बदल गया, राइट। तो इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। इनफैक्ट अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपने एक आइस क्यूब ली, ठीक है, इस आइस क्यूब को आपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो आइस क्यूब का जो वजन है और जो पानी, जितना पानी हमें मिला उसका जो मास है, ये दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब ये भी तो एक रिएक्शन ही है ना, जिसमें आइस जो है, मेल्टिंग ऑफ आइस भी एक रिएक्शन है जिसमें आइस वाटर बन गया, बट मास जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आप मुझे बताओगे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कौन सा वाला पोस्टुलेट था जो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर पाया था। आप बताओ, फटाफट से बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो सेकंड पोस्टुलेट था वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि जो एटम्स होते हैं ये इंडिविजिबल होते हैं एंड एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो एग्जैक्टली ये एक्सप्लेन कर पाया था द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारा अगला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ ये कहता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो एलिमेंट्स एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं बाय
मास। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट वाटर। अब वाटर का सोर्स चाहे कोई सा भी हो, कुएं का पानी हो या नदी का पानी हो या तालाब का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, एज लॉन्ग एज इट इज पानी, इट इज वाटर, इट इज H2O, एंड एज लॉन्ग एज इट इज H2O, तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा इन टर्म्स ऑफ इट्स मासेस वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ। H2O के रेशियो की जब भी बात हो रही थी इसके पहले मैं बता रही थी 2:1 रेशियो में है। वो 2:1 जो है इट वाज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, मतलब 2 हाइड्रोजन का एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन कर रहा है। सो नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में द रेशियो इज 2:1। लेकिन मासेस के टर्म्स में अगर हम बात करें तो H2 2 हाइड्रोजन एटम का मास हो जाएगा 2, एक ऑक्सीजन एटम का मास हो जाएगा 16। तो रेशियो क्या हो जाएगा मासेस का 2:16। इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 1:8। इसका मतलब है वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, बाई मास 1:8 रेशियो में। ठीक है, मतलब अगर 9 ग्राम वाटर है हमारे पास, उसे अगर हम डिकम्पोज करें किसी तरीके से तो हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो बाई मास जो है इनका रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, ओके तो अब ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था इसको भी एक्सप्लेन कर पाया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आप बताओगे मुझे लास्ट टाइम की तरह कि कौन सा वाला पॉस्टुलेट था जो इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर पाया था? बताओ बताओ बताओ, 2 मिनट लगाओ सोचने में। द लास्ट वन एग्जैक्टली, कि किसी भी गिवन कंपाउंड में द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स रिमेन कांस्टेंट। अब अगर वाटर की बात करें तो वाटर में हमेशा 2 ही टाइप के एटम पाए जाएंगे जो कि है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनके बीच का जो रेशियो है वो हमेशा सेम होगा। अब रेशियो चाहे नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में बोले तो 2:1, रेशियो अगर हम मासेस के टर्म्स में बोले तो इट इज 1:8, है ना। बट वो जो रेशियो है, वो जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम रहेगा। तो चलो बच्चों देखते हैं एक सवाल। तो यहाँ पर एक सवाल में पूछा गया है कि इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम्स ऑफ इथेनॉइक एसिड। ठीक है, कौन कौन रिएक्ट किया? यहाँ पर रिएक्ट किया सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनॉइक एसिड, ये दोनों रिएक्ट किए। कितना कितना? 6 ग्राम्स ऑफ इथेनॉइक एसिड एंड 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों चीज़ों ने रिएक्ट करी और क्या बना? द प्रोडक्ट्स वेर 2.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना था? 2.2 ग्राम्स। ओके, 0.9 ग्राम्स वाटर, वाटर कितना था? 0.9 ग्राम्स, एंड 8.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट कितना था? 8.2 ग्राम्स। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन था। Okay, show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. Law of conservation of mass क्या कहता है कि मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, राइट? मतलब जितना मास था उतना ही मास रहेगा रिएक्शन के बाद भी, यानी कि जो गया है वो वापस भी आएगा, है ना। सो समथिंग लाइक दैट। तो देखो रिएक्शन होने के पहले, बिफोर रिएक्शन, टोटल मास कितना था? 5.3 ग्राम्स प्लस 6 ग्राम्स, यानी कि कितना हो गया? 11.3 ग्राम्स। ये क्या था? रिएक्शन होने के पहले हमारे पास टोटल मास इतना था, इथेनॉइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट मिला के। रिएक्शन होने के बाद में टोटल मास हमें कितना मिला? 8.2 ग्राम्स प्लस 2.2 ग्राम्स प्लस 0.9 ग्राम्स। कितना हुआ? इसको करके देखो कितना हुआ। ये भी हो गया 11.3 ग्राम्स। तो हो गया ना बात बराबर। रिएक्शन से पहले भी जितना टोटल मास था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही टोटल मास है, यानी कि दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं अगला सवाल, जो कि कह रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। मास के पर्सपेक्टिव में बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:8 टू फॉर्म वाटर, यानी कि H2O में अगर मास की बात करें तो इनका रेशियो होता है 1:8 बाय मास। ठीक है,
What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 grams of hydrogen? मतलब अगर हमारे पास हाइड्रोजन है 3 ग्राम तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए सो दैट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए और वाटर बना दे। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है मास वाइज, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन जो रेशियो है दैट हैज़ टू बी 1:8 बाई मास। ये बाई मास मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ क्योंकि ये रेशियो बाई मास का है, बाई नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है ना, ये है। यहाँ दिया हुआ है कि हाइड्रोजन जो है वो 3 ग्राम है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x ग्राम्स। मान लो ऑक्सीजन x ग्राम्स है तो हाइड्रोजन बाई ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा 3/x। दिस हैज़ टू बी इक्वल टू 1/8 यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 8 दैट इज 24 ग्राम्स। यानी कि हमें ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा 24 ग्राम्स ताकि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। तो भाई बच्चों एटम होता क्या है पता चल गया, एटम कितना बड़ा होता है उसका भी आइडिया लग गया, बट एटम कितना हैवी होता है, कितना भारी होता है एटम, ये बताता है एटॉमिक मास। एग्जैक्टली। अब देखो एटम अपने आप में बहुत छोटा होता है तो एक एक एटम का एटॉमिक मास निकालना जो है कुड बी क्वाइट चैलेंजिंग। इनफैक्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि हर एक एटम का एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के एटॉमिक मासेस अलग होते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स के जो मासेस हैं वो सेम होते हैं। तो बेसिकली हर एटम का एक स्पेसिफिक एटॉमिक मास होता है, बट हर एक एटम का एटॉमिक मास निकालना इज क्वाइट चैलेंजिंग। उसको डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि समय के साथ साथ रीसेंट ईयर्स में तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी टेक्निक्स आ गई हैं, बट पहले के टाइम पे इट वाज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टू फाइंड आउट द मास ऑफ वन एटम। तो इसीलिए वहाँ पर यूज़ किया जाता था द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा शायद कि जब आप सब्जी खरीदने जाते हो या फल खरीदने जाते हो तो जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे वज़न करते हैं। जैसे मान लो आप दुकान पे गए, आपने बोला कि भैया मुझे आधा किलो टमाटर दे दो। ठीक है, तो आप जनरली देखोगे कि उनके पास जो शॉपकीपर होगा उसके पास एक तराजू होगी। अब ये तराजू भी बहुत डिज़ाइन के होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के मिलते हैं, बट उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, जैसे वो तराजू है उनके पास, अगर हम ट्रेडिशनल तराजू की बात करें, ठीक है, तो उस तराजू में क्या होगा, उस तराजू के 2 साइड्स होंगे और ये जो दुकानदार होगा ये अपने पास कुछ स्टैंडर्ड वेट्स रखता है। जैसे मान लो एक 500 ग्राम का वेट रखता है, एक 1 किलो का वेट रखता है, एक 5 किलो का वेट रखता है, ऐसे ये कुछ स्टैंडर्ड वेट्स अपने पास रखता है। ठीक है, अब जैसे ही आपने बोला कि मुझे आधा किलो टमाटर चाहिए तो वो क्या करेगा, एक तरफ अपने 500 ग्राम का वेट रख देगा। ठीक है, अब दूसरे तरफ वो टमाटर डालता जाएगा, तब तक डालता जाएगा जब तक वो दूसरा साइड इस वाले साइड के बराबर ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही बराबर हो गया इसका मतलब अब उसमें जितने टमाटर हैं उसका वजन कितना है, 500 ग्राम के बराबर है। बात समझ में आई? तो बेसिकली जो शॉपकीपर है वो एक एक टमाटर का वजन नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने अपने पास कुछ स्टैंडर्ड वेट रखा हुआ है। वो स्टैंडर्ड वेट को रख के उसके रिलेटिव में, उसके मुताबिक वो देख रहा है कि भाई इसका वजन, टमाटर का वजन कितना हुआ। राइट, तो ये है स्टैंडर्ड वेट का कॉन्सेप्ट। और ठीक इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस में भी। यानी कि हम क्या करते हैं, हमने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस अनाउंस कर दिया। ठीक है, अब उस स्टैंडर्ड के रिलेटिव में हम बाकी सारे एटम्स के जो एटॉमिक मासेस हैं वो हम निकालते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि तो एटॉमिक मासेस में जब हम एटम्स के मासेस निकालना चाह रहे हैं तो वहां पर हमारा स्टैंडर्ड वेट कौन बनेगा। तो बच्चों 1961 में एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट को डिफाइन किया गया जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AMU, जिसे आज के डेट में हम सिर्फ U से डिनोट करते हैं, एक स्मॉल लेटर U से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उनके मासेस के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जैसे मान लो अगर मुझे बताना हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है तो हम कह देते हैं 1U, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। अगर मुझे बताना हो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है तो हम कह देते हैं 14U, यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम एटॉमिक मासेस बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट।
सबसे बड़ा सवाल तो वही है ना। तो यानी कि ये जो AMU है, ये जो एटॉमिक मास यूनिट है, ये हमारा वो स्टैंडर्ड वेट हो गया जो सब्जी वाला दुकानदार जो था यूज़ कर रहा था, राइट। उसने अपने पास एक स्टैंडर्ड वेट रखा हुआ था 500 ग्राम का, तो वो वाला जो वेट है वो हमारे लिए क्या है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है। तो बच्चों 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, मतलब एक कार्बन 12 एटम का जितना मास है उसका 1/12 दैट इज डिफाइंड एज 1 AMU। अब आप बोलोगे कि मैम कार्बन एटम तो समझ में आता है, बट ये कार्बन 12 क्या क्या चक्कर है, व्हाट इज कार्बन 12? तो कार्बन 12 जो है दैट इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन। अरे मैम अभी आइसोटोप क्या है, नए नए टर्म्स लेके आ जा रहे हो आप, है ना। तो चलो बहुत इजी वे में अभी के लिए समझा देती हूँ आइसोटोप्स क्या है, हालांकि अगली क्लासेस में आप पढ़ोगे इनके बारे में। तो कई बार क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लो कार्बन है, अब कार्बन के अंदर ही कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक मासेस एग्जैक्टली सेम नहीं है। मतलब कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, एक है C12, एक है C13, एक है C14। अब है तो ये तीनों ही कार्बन, क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो तीनों कार्बन ही हैं, लेकिन तीनों के एटॉमिक मासेस में थोड़ा सा फर्क है। तो ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मासेस अलग हैं, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट के लिए हमने कार्बन 12 आइसोटोप को चुना। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बात समझ में आ गई। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को हमने डिफाइन कर दिया। अब 1 AMU को हमने डिफाइन कर दिया, इसका मतलब हमारा स्टैंडर्ड क्या बन गया, C12 हमारा स्टैंडर्ड बन गया, कार्बन 12 हमारा स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट को हमने इसके साथ अटैच कर दिया। अब बाकी जितने भी हमारे एलिमेंट्स है, बाकी जितने भी हमारे एटम्स हैं, उन सब के मासेस को हम AMU के रेफरेंस में बताएंगे। यानी कि किसके रेफरेंस में बता रहे हैं हम बता रहे हैं विथ रिलेटिव टू कार्बन 12 का मास, है ना। तो इसीलिए यहां पर आता है रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब आप जो मर्जी एलिमेंट उठा लो, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया कितना, 16U। अगर हम बात करें बेरिलियम की तो इसका एटॉमिक मास हो गया 4U। अगर बात करें हाइड्रोजन की तो 1U। अगर हम बात करें बोरोन की तो हो गया 10U। तो इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स के जो हैं हम एटॉमिक मासेस बता सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक और बात बता देती हूँ, it is absolutely not needed for you to memorize these atomic masses at this stage। ठीक है, इनको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते भी है जहाँ पर आपको एटॉमिक मास निकालना है या मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो वहाँ पे जो रिक्वायर्ड डेटा है वो आपको गिवन रहेगा, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। बट आप खुद ही नोटिस करोगे कि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो कुछ कुछ चीज़ें ना दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट होती जाएंगी। तो उस समय अगर मैं पूछूंगी कि भाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, तो आप फटाक से बोलोगे 12U, है ना। तो इस तरीके से अभी फिलहाल रटने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो कि कॉन्सेप्ट क्या था। हमने एक AMU डिफाइन किया, एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन किया। व्हाट वाज दैट एटॉमिक मास यूनिट, दैट वाज 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये डेफिनेशन हमने सेट कर दी। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने सभी एटम्स के या सभी एलिमेंट्स के हमने मासेस निकाले। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एटॉमिक मास निकाला। और वैसे भी यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही होगी जहाँ पर जो कुछ कॉमन एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं इन एटॉमिक मास यूनिट्स। अगला एक सवाल एटम्स के बारे में हमारे दिमाग में यह आता है कि डू एटम्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्या ये एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं? क्या हाइड्रोजन का एटम बस हाइड्रोजन के एटम की तरह एग्जिस्ट कर सकता है? क्या ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन एटम की तरह एग्जिस्ट कर सकता है? एंड द आंसर इज मोस्टली नो। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के केसेस में जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एटम्स बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो कहीं पर भी आप एटम को अकेला छोड़ दोगे ना, तो वो किसी ना किसी को ढूंढ ही लेगा और किसी ना किसी के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो वही एटम्स की टेंडेंसी होती है। हालांकि इसमें एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस आर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं। नोबल गैसेस कौन होते हैं? जैसे कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, ये सारे नोबल गैसेस होते हैं। तो जो नोबल गैसेस हैं ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसी के साथ। चूंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं तो इन्हें कुछ मतलब नहीं होता है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम अपने डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल्स लें, तो अब जैसे कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट और कुछ लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट। अब जो बंदा एक्सट्रोवर्ट है उसे क्या चाहिए, उसे कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए, घूमने के लिए, सोशलाइज करने के लिए, वो बिल्कुल भी अकेले नहीं रह सकता है। अब एक एक्सट्रोवर्ट बंदे को अगर आप एक पार्टी के बीच में छोड़ दो, तो क्या आपको लगता है कि वो बंदा एक कोने में ऐसे अकेले खड़ा होके और ऐसे चुप से बैठ के अपना खाना खा रहा होगा? ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा एक्सट्रोवर्ट है। उसको क्या पसंद है? उसको दूसरों के साथ बातें करना, दूसरों के साथ में रहना, यही ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा बंदा आपको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिखेगा, बिकॉज रिएक्टिव। सिमिलरली अधिकतर एटम्स के साथ क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको हमेशा चाहिए होता है कोई और जिसके साथ कंबाइन करके वो कुछ बना ले, ठीक है। लेकिन नोबल गैसेस होते हैं अनरिएक्टिव, वो होते हैं सुपर इंट्रोवर्ट। सिर्फ इंट्रोवर्ट भी नहीं, सुपर इंट्रोवर्ट। उसको आप एकदम बिल्कुल भरी पार्टी के बीच में भी छोड़ दोगे तो भी वो अपना जाएगा, अपना शांत बैठा रहेगा, ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, ना किसी से बात करेगा, उसको कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे होते हैं नोबल गैसेस। सो मोस्टली इट इज़ अ नो व्हेन वी टॉक अबाउट एटम्स एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इनफैक्ट आप ये भी सोच रहे होंगे कि एटम्स इतने छोटे होते हैं, वो तो हमने देख ही लिया है, राइट, वो कितने ज़्यादा छोटे होते हैं, राइट। तो उस केस में वो इतने छोटे होते हैं तो उनका मास भी बहुत कम होता है, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि वो बड़े हेवी होते हैं, उनका मास भी बहुत कम होता है। तो अब ये जो एटम्स होते हैं ये सारी चीज़ें हमारे आसपास बनाती हैं जिनको हम देख पा रहे हैं, राइट। जैसे अभी मेरे सामने एक टेबल है, मेरे इधर एक चेयर है, ये जो भी चीज़ें हैं, मैं हूँ, हम सबको तो हम देख पा रहे हैं, राइट। वी आर बिग इनफ टू बी सीन, राइट। तो कैसे? वो इसलिए क्योंकि ये जो एटम्स है ना, ये बहुत ह्यूज नंबर्स में एग्रीगेट करके मॉलिक्यूल्स, फिर कंपाउंड्स, फिर जो भी चीज़ें हम देखते हैं बेसिकली उनको बनाते हैं, ताकि वो चीज़ें इतनी बड़ी बनती हैं कि दैट वी आर एबल टू सी देम इवन विथ आवर नेकेड आइज, ठीक है। तो आई थिंक एटम के एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। तो भाई एटम्स के बारे में तो काफ़ी डिस्कशन हो चुकी हमारी, तो अब फोकस करते हैं हमारे अगले सुपर हीरो की तरफ, जो कि है मॉलिक्यूल। एग्जैक्टली क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स? जब बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे ज़रूरी नहीं, बहुत सारे, जब दो या दो से अधिक, अब दो से अधिक में बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो जब दो या दो से अधिक एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब एटम्स आपस में जुड़ के बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद फिर ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के बनाते हैं और भी चीज़ें, चाहे कंपाउंड्स हो, चाहे आयन्स हो, जो भी चीज़ें और भी बनती हैं जो हम देखते हैं हमारे आसपास, ठीक है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको देखने का आप ऐसा नज़रिया रख सकते हो कि जैसे हमने बोला था कि मैटर का जो सबसे फंडामेंटल यूनिट होता है दैट इज़ एटम। मॉलिक्यूल क्या होता है? मैटर का ऐसा फंडामेंटल यूनिट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाता हो, क्योंकि एटम्स के केस में मैंने बताया एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, नोबल गैसेस आर द एक्सेप्शन, बट उसके अलावा जनरली एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन मॉलिक्यूल्स जो हैं दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मान लो बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जब ऑक्सीजन के दो एटम्स मिल करके O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये जो O2 है, ऑक्सीजन गैस, जो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट, तो O2 का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, राइट। इसी तरीके से हम देखते हैं बहुत सारे एटम्स जो हैं वो आपस में मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन का एटम साथ में मिल करके बनाते हैं हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, जिसे हम डिनोट करते हैं एज H2, यानी कि H2, यहाँ पे देखो 2 हमने एक सबस्क्रिप्ट की तरह लिखा हुआ है। ये क्या बता रहा है कि दो हाइड्रोजन के एटम्स जो मिल करके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहा है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं HCl की, तो एक हाइड्रोजन का एटम और एक क्लोरीन का एटम, दो एटम मिल करके बना रहा है वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम एटम ही कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, दोनों सेम एटम हो सकते हैं, दोनों अलग एटम्स हो सकते हैं, दो से अधिक सेम या अलग एटम्स भी हो सकते हैं जो कंबाइन करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू, एक साथ होते हैं और इस तरीके से बनाते हैं मॉलिक्यूल। तो अब जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? मतलब एक एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। मतलब वो एक ही एलिमेंट का है, राइट। तो अब जैसे मान लो बहुत से ऐसे, जैसे हाइड्रोजन,
अब 2 हाइड्रोजन के एटम मिल करके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, या फिर 2 ऑक्सीजन का एटम मिल करके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम टाइप के एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, तो यहाँ पर वही एक टाइप के एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सो दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेते हैं अलग अलग कैटेगरी के। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एक ही एटम जो है वो मॉलिक्यूल बनाता है। क्या आप बताओगे मुझे एग्जाम्पल? कौन सा ऐसा एलिमेंट हो सकता है जहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो एक ही एटम से बनेगा? वेरी सिंपल, ट्राई करो एटलीस्ट बताने का। नोबल गैसेस, एग्जैक्टली, क्योंकि नोबल गैसेस में जो एटम्स है ना वो अनरिएक्टिव होते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है, किसी से रिएक्ट नहीं करना है, वो अकेले ही एटम है, वो अकेले ही मॉलिक्यूल है। तो अब नियॉन के मॉलिक्यूल की भी मैं बात करूंगी तो इट विल बी जस्ट नियॉन, क्रिप्टन के केस में जस्ट क्रिप्टन, आर्गन के केस में आर्गन। मतलब ये जो है ना, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं विथ वन एटम है, यानी कि इसमें एक ही एटम होता है जो उसका मॉलिक्यूल बनाता है। मतलब उसको दूसरे एटम की ज़रूरत नहीं है, एक एटम अकेले ही जो है उस एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है। अब इसी तरीके से बहुत जगह होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट विथ 2 एटम्स, जहाँ पर 2 एटम साथ में मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन या 2 ऑक्सीजन एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कई जगह होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स विथ 3 एटम्स, मतलब उस एलिमेंट के 3 एटम्स होते हैं जो मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। एग्जाम्पल ओजोन, ओजोन इज O3। तो O3 में क्या होता है, 3 ऑक्सीजन एटम मिल करके बनाता है एक ओजोन का मॉलिक्यूल। सो दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स विथ 3 एटम्स। ठीक इसी तरीके से होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स विथ 4 एटम्स, जैसे कि P4। फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनता है कितने फॉस्फोरस एटम्स से? 4 फॉस्फोरस एटम से। कुछ इस तरीके का होता है P4 का स्ट्रक्चर। तो बच्चों इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर सेम टाइप के एटम्स साथ में जुड़ करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब सेम टाइप का एक एटम हो सकता है, 2 एटम्स हो सकते हैं, 3 एटम्स हो सकते हैं, 4 एटम्स हो सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इन अ मॉलिक्यूल, उसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो भी एग्जांपल्स लिए, जो नोबल गैसेस का एग्जांपल था उनका एटॉमिसिटी था 1। अगर हम H2 और O2 की बात करें तो एटॉमिसिटी है 2, क्योंकि 2 एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर हम ओजोन का एग्जाम्पल लें तो एटॉमिसिटी इज 3, और अगर फॉस्फोरस का एग्जाम्पल लें तो एटॉमिसिटी इज 4। तो चलो अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स बोले तो क्या होते हैं ये? किसी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनता है फ्रॉम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जब कंबाइन करते हैं इन अ डेफिनेट रेशियो तो बनता है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एग्जैक्टली। अब कंपाउंड क्या है? जैसे मान लो वाटर, H2O एक कंपाउंड है। अब H2O का एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनते हैं 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से। कौन से हैं 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन करते हैं? 2:1 रेशियो में। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में बात करें, अगर हम मासेस के टर्म्स में बात करें तो 1:8 रेशियो में कंबाइन करते हैं। अब देखो मासेस का रेशियो भी आपको बेहतर समझ में आएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? बताओ मुझे एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में, 1U। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16U। ठीक है। अब H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम्स है यानी कि 2, और एक ऑक्सीजन का एटम है यानी कि 16। सो 2:16, जुग्स को सिंप्लीफाई करोगे तो 1:8, है ना। तो इसका मतलब जब हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं, इसका मतलब कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनेगा विथ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि कंबाइन करेंगे इन अ डेफिनेट रेशियो। तो भाई एटम्स क्या होते हैं पता चला, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये भी पता चला। तो अब देखते हैं आयंस क्या होते हैं। आयन, व्हाट इज आयन? जैसे ही आयन दिमाग में आए ना तो एक बात तो तय कर लेना कि आयंस मतलब चार्ज्ड स्पीशीज। आयन मतलब या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। सो आयंस आर ऑलवेज चार्ज्ड स्पीशीज। बट ये चार्ज स्पीशीज कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? तो जनरली बच्चों आप देखोगे कि जब कभी भी आप ऐसे कंपाउंड्स की बात कर रहे हो जो मेटल और नॉन मेटल से बने हुए हैं, मतलब जब एक मेटल और एक नॉन मेटल साथ में मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक नेगेटिवली चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है? रीज़न मैं समझा तो सकती हूँ बट मुझे पता नहीं आपको कितना समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आप थोड़े से
आगे के लेसन्स में पढ़ोगे, थोड़े से सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, बट स्टिल एक ओवरव्यू देने के लिए बताती हूँ। जब एक मेटल और एक नॉन मेटल साथ में कंबाइन करते हैं तो जनरली क्या होता है, मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन लेता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। इन दोनों के बीच में ये जो हम कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, ये बॉन्ड है। इन दोनों के बीच में एक दोस्ती का बॉन्ड बनता है और इस तरीके से ये एक कंपाउंड बनाते हैं। अब चूंकि एक देता है और एक लेता है तो क्या होता है, जिसने इलेक्ट्रॉन अपना दिया, इलेक्ट्रॉन दिया मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट। मैंने बताया था एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है ना। तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, राइट। तो इस स्टोरी से आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये आयंस एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जो एक मेटल और एक नॉन मेटल के साथ में कंबाइन करने से बनते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये चार्ज स्पीशीज जिन्हें हम कहते हैं आयंस। ये समझ में आया, ग्रेट। अब देखो ये जो आयंस होते हैं ये कौन होते हैं बेसिकली। ये आयन जो है ये कोई एक सिंगल एटम विथ अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकता है। जैसे मान लो Na+, Na क्या है, एक सिंगल एटम है, सोडियम का एटम है, सोडियम का एटम विथ अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, ये सोडियम आयन हो गया। अगर आपके सामने Na+ लिखा हुआ है तो आप इसको सोडियम एटम नहीं बोलोगे, आप इसको क्या बोलोगे, सोडियम का आयन बोलोगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एटम्स विथ अ नेट चार्ज ऑन देम, मतलब एक सिंगल एटम नहीं है, सिंगल सोडियम या सिंगल क्लोरीन या सिंगल हाइड्रोजन नहीं है, दो एटम साथ में हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज सल्फेट आयन की बात करते हैं, तो वहाँ पर S भी है और O भी है, मतलब सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, और ये दोनों मिल करके नेट इनके ऊपर एक चार्ज है, तो वो भी एक आयन है। तो ज़रूरी नहीं है कि आयन हमेशा एक सिंगल एटम हो विथ अ चार्ज, एक सिंगल एटम विथ अ चार्ज भी हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स विथ अ नेट चार्ज ऑन देम वो भी हो सकता है। सो दोनों ही चीज़ें हो सकती है, ओके। अब जिनमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जिन आयंस में पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम कहते हैं कैटायन, जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम कहते हैं एनायन। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैटायन पॉजिटिव वाला होता है या एनायन पॉजिटिव वाला होता है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आप याद कैसे रखोगे, एनायन, नाम पे फोकस करो, एनायन, अ नेगेटिव आयन, ऐसे याद रखोगे आप। ए से अ, एन से नेगेटिव आयन, अ नेगेटिव आयन, यानी कि जिस आयन पे नेगेटिवली चार्ज्ड है वो क्या है, एनायन है। तो जाहिर सी बात है कि कैटायन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होगा, है ना। तो ऐसे आपको हमेशा याद रहेगा एनायन और कैटायन, ग्रेट। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट अस टॉक अबाउट NaCl। NaCl एक कंपाउंड है, NaCl बनता है सोडियम और क्लोरीन से। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो जब इनके बीच का बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है। एज अ रिजल्ट सोडियम में होता है प्लस चार्ज Na+, और क्लोरीन में होता है माइनस चार्ज Cl-, ठीक है। तो ये Na+, Cl-, ये क्या है, ये आयंस है। उसी तरीके से अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO। CaO कैसे बनता है, कैल्शियम आयन और ऑक्साइड आयन से। Ca2+ जो कि कैल्शियम आयन है, O2- जो कि ऑक्साइड आयन है। तो Ca2+ और O2- मिल करके बनाता है CaO, ठीक है। अब आयन में चार्ज कितना रहेगा, कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हाई लेवल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। हर एक क्लास में कुछ लेवल तक चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो बच्चों अभी मैंने बताया था कि कभी कभार एक सिंगल एटम के ऊपर चार्ज होता है, कभी कभी ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर एक नेट चार्ज होता है। सो दोनों को ही हम आयन कहते हैं, बट जब एक ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर एक नेट चार्ज होता है उसके लिए हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं जिसे हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। पॉली मतलब मैनी, एटम, एटॉमिक मतलब एटम्स, मतलब बहुत सारे एटम्स विथ अ चार्ज, दैट इज पॉली एटॉमिक आयन। एग्जाम्पल के तौर पर सल्फेट आयन SO4 2-। अब देखो इसमें दो टाइप ऑफ एटम्स है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, और नेट इस पे 2- चार्ज है,
है ना। तो ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है। सिमिलरली नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, NO3 जो है इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 टाइप के एटम्स हैं और नेट इस पे -1 चार्ज है, तो ये भी है एक पॉलीएटॉमिक आयन। तो यहाँ पर है हमारी आयंस की एक लिस्ट जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है, एंड दिस लिस्ट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मेटालिक आयंस, बहुत सारे नॉन मेटालिक आयंस और बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयंस लिस्टेड हैं, जहाँ पर बताया गया है कि उनमें कितना चार्ज होता है, कितना पॉजिटिव चार्ज या कितना नेगेटिव चार्ज होता है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अब अगेन मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बट यू मे हैव टू कीप दिस एज अ रेफरेंस टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और जब आप इसको रेफरेंस यूज़ करके बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप कुछ वैल्यूज़ दिमाग में सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पर उसको मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर ये जो पहला कॉलम है ना, इसके अंदर सारे मेटालिक आयंस की बात की गई है, मतलब ये सारे मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर वगैरह, ठीक है। तो कैसे सोडियम का सिंबल होता है Na। अच्छा, आयन की बात करते हैं तो Na प्लस, पोटेशियम में K प्लस, सिल्वर में Ag प्लस, कॉपर में Cu प्लस। देखो सब में प्लस 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 है, यानी कि इन सब में +1 चार्ज है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ और आयंस हैं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर। यहाँ पर देखो Mg2+, Ca2+, जिंक 2+, Fe2+, कॉपर 2+, मतलब इन सब में +2 चार्जेस हैं, ठीक है। अब ये जो चार्ज है +1 होगा या +2 होगा या फिर +3 होगा, जैसे एल्यूमिनियम के केस में Al3+ है, आयरन के केस में Fe3+ है। तो चार्ज कितना होगा ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है वैलेंसी। अब एक बहुत बड़ा सवाल सबके दिमाग में आ जाता है कि मैम वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी हम समझेंगे जस्ट अभी 2 मिनट के बाद हम लोग समझेंगे वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। अभी के लिए आप ये समझो कि इन सब की वैलेंसी 1 है, इस वजह से देखो इन सब का जो चार्ज है दैट इज +1 +1 +1। इन सब की वैलेंसी 2 है, इसीलिए इन सब का चार्ज है +2 +2 +2 +2 +2। इनकी वैलेंसी 3 है, इसीलिए इनका चार्ज है +3 +3। ठीक है, बात समझ में आई? जैसी वैलेंसी है वैसी इनकी चार्जेस है। अब यहाँ पर भी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी कि मैम देखो कॉपर यहाँ पर है जहाँ पे Cu+ है, कॉपर यहाँ पर भी है और यहाँ पे Cu2+ है। इनफैक्ट एक और मज़ेदार बात है कि कॉपर के बगल में ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? तो कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है कि एक ही एलिमेंट जो है वो मोर देन 1 वैलेंसी ले सकती है, मतलब कभी उसकी वैलेंसी 1 होती है, जब 1 होती है तो वो Cu+ होता है, कभी उसकी वैलेंसी 2 होती है तब वो Cu2+ होता है। सिर्फ कॉपर ही नहीं, आयरन के केस में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आयरन की वैलेंसी 2 है और यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 3 है, इसीलिए आयरन कभी Fe2+ भी होता है और कभी Fe3+ भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक ही एलिमेंट के मल्टीपल वैलेंसीज एग्जिस्ट करते हैं और इन वैलेंसीज को दिखाने के लिए ही हम ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल से इसको डिनोट करते हैं, राइट। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी हमेशा 1 होती है, तो इसीलिए ब्रैकेट में कोई नंबर डालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि सोडियम मतलब वैलेंसी 1। लेकिन कॉपर के केस में वैलेंसी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, इसीलिए कॉपर के केस में हम ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल से लिख देते हैं 1 वैलेंसी है या फिर 2 वैलेंसी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, मतलब एटलीस्ट ये लिस्ट समझ में आ गया। वैलेंसी क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो सेकंड वाला जो हमारा कॉलम है इसमें क्या है? इसमें है नॉन मेटालिक एलिमेंट। जैसे देखो हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ये सब कहाँ से आया है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ब्रोमीन, क्लोरीन, जो कि सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी उसी टाइप का देखो लॉजिक फॉलो हुआ है। जिनकी वैलेंसी 1 है उनमें +1 या फिर -1 चार्जेस हैं। ठीक है, मतलब प्लस या माइनस तो हो सकता है, अगर नेगेटिवली चार्ज आयन है तो माइनस होगा, पॉजिटिवली चार्ज है तो प्लस होगा। लेकिन देखो H+, H-, Cl-, Br-, I-, सब में 1 वैलेंसी है, इसीलिए सब में या तो +1 या -1 चार्ज है। यहाँ पर वैलेंसी 2 है, इसीलिए चार्जेस कैसे हैं? 2-। ऑक्साइड, सल्फाइड, इनमें 2- है। इसी तरह से जहाँ पर वैलेंसी 3 है वहाँ पर क्या है? 3-, जैसे कि नाइट्राइड। ठीक है,
तो ये भी समझ में आ गया। अब तीसरे कॉलम में क्या है, पॉली एटॉमिक आयंस, जिनकी हमने अभी अभी बात करी थी, मतलब एक से ज़्यादा एटम्स साथ में हैं और नेट उनके ऊपर कुछ चार्ज है। जैसे देखो एमोनियम आयन NH4+, अब NH नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑल टुगेदर एक पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्राइट NO3-। अब देखो इनमें भी ऊपर के जो ये चारों हैं, अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, इन सब में देखो या तो +1 है या -1 है, यानी कि इनकी वैलेंसी है 1। उसके बाद वाले जो हैं कार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फेट, इन सब में है चार्ज कितना, 2-, क्योंकि इन सब की वैलेंसी है 2। उसी तरीके से यहाँ पर है फॉस्फेट, जिसका चार्ज है 3-, क्योंकि इसकी वैलेंसी है 3। ठीक है, तो आई थिंक इस चार्ट से सबको ये समझ में आ गया कि इस चार्ट में क्या दिखाया गया है, मेटल वाले आयंस, नॉन मेटल वाले आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस, उनमें कितने चार्जेस हैं। लेकिन सभी के दिमाग में अभी भी चल रहा है वही सवाल कि भाई वैलेंसी क्या होती है। चलो देखते हैं। तो वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट कितने और एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है, वो डिसाइड करता है वैलेंसी। ठीक है, जैसे मान लो कोई सा भी कंपाउंड बनता है तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो NaCl की अगर हम बात करें तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है, तभी तो NaCl बन रहा है। अब सोडियम जो है ये कितने और लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता है, ये डिसाइड करता है वैलेंसी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस सपोज मैं हूँ, ठीक है, अब मैं कितने सामान को पकड़ सकती हूँ ये कौन डिसाइड करता है, मेरे पास कितने हाथ हैं। अब मेरे पास अगर 2 हाथ है तो मैं 2 सामान पकड़ सकती हूँ, इस हाथ से एक सामान पकड़ सकती हूँ, इस हाथ से एक सामान पकड़ सकती हूँ। किसी के पास अगर 10 हाथ हैं तो वो 10 हाथ से 10 सामान पकड़ सकते हैं, राइट। जब हम दुर्गा माँ को देखते हैं वो 10 भुजा होती है, जिनके पास 10 हाथ होते हैं, 10 हाथ में कुछ कुछ वो पकड़ी रहती हैं, राइट। अब अगर मैं एक ऑक्टोपस की बात करूँ, उसके पास 8 हैंड्स होते हैं, तो वो 8 हैंड से 8 चीज़ों को पकड़ सकता है, मतलब 8 चीज़ों के साथ वो बॉन्ड बना सकता है। मैं 2 चीज़ों के साथ बॉन्ड बना सकती हूँ, राइट। ठीक उसी तरीके से जब हम बात करते हैं एटम्स के केस में, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है तो कोई भी एटम कितने और एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, ये बताता है वैलेंसी। ठीक है, अगर हम बात करें सोडियम की वैलेंसी होती है 1, यानी कि सोडियम किसी एक और के साथ कंबाइन कर सकता है। इसीलिए सोडियम के जो कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे मान लो सोडियम का बनता है NaCl में सोडियम एक और क्लोरीन के साथ ही कंबाइन कर सकता है। आपको कभी भी NaCl2 या NaCl3 बनता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1। अगर वहीं हम मैग्नीशियम की बात करें तो उसकी वैलेंसी है 2। तो मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो कैसा बनाता है, ये बनाता है MgCl2, मतलब एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 हाथ हैं, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो ये 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना पा रहा है। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 हाथ है उसके पास, तो एल्यूमिनियम जो है ये क्लोरीन के साथ बना पाता है AlCl3, यानी कि एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना पा रहा है, बिकॉज एल्यूमिनियम के पास है 3 हाथ, राइट। तो एक तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो कि वैलेंसी हमको ये बताता है कि भाई कोई भी एक पर्टिकुलर एटम कितने और एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर शायद आपके दिमाग में फिर से यही सवाल आ रहा होगा कि किसकी वैलेंसी कितनी है, इसको हमें रटनी है क्या। देखो रटनी तो बच्चों कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ समझना है। और जहाँ तक इस टेबल की बात है जो हमने अभी अभी देखी थी, वो टेबल को ना अभी हम बार बार रेफर करते रहेंगे आगे भी, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आई डोंट थिंक आपको रटने की ज़रूरत है, बट जैसे जैसे आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, क्वेश्चंस करोगे, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, तो उसको आपको ऐसे अलग से रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बट येस, जैसे हम फॉर्मूला लिखना सीखेंगे या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे, तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। तो भाई एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, वैलेंसी, इन सब का आइडिया लग जाने के बाद आई थिंक वी आर नाउ ऑल सेट, वी आर कंप्लीटली रेडी टू राइट केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं? तो बच्चों जिस तरीके से हमने थोड़े टाइम पहले देखा था कि हम एलिमेंट्स का पूरा नाम ना लिख के उनके लिए हम सिंबल यूज करते हैं। क्लोरीन पूरा ना लिख के हम Cl लिखते हैं,
राइट, इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए। उसी तरीके से एक कंपाउंड का पूरा नाम ना लिख के हम उसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं यूजिंग केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला को देख के हमें किसी भी कंपाउंड के कॉम्पोजिशन के बारे में आइडिया लग जाता है। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड ना लिख के हम लिखते हैं NaCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना लिख के हम लिखते हैं MgOH2, वाटर ना लिख के हम लिखते हैं H2O, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड ना लिख के हम लिखते हैं CO2। तो इस तरीके से ये सारे हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल फार्मूला। अब सवाल ये उठता है कि हम केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं, क्योंकि देख के तो लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उनको अगर आप याद रखो तो आप बड़ी आसानी से किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हो। तो इससे पहले हम ये सीखें कि केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं। सबसे पहले देखते हैं केमिकल फार्मूला का फॉर्मेट, किस तरीके से लिखा होता है केमिकल फार्मूला। तो जनरली इसमें लिखे होते हैं एलिमेंट्स के सिंबल्स, ध्यान देना है, एलिमेंट के हम सिंबल्स लिखते हैं, और उसमें भी जो मेटल्स होते हैं वो लेफ्ट की तरफ होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो राइट की तरफ होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो NaCl आपको हमेशा ऐसा लिखा हुआ दिखेगा जहां पर सोडियम जो कि मेटल है वो लेफ्ट की तरफ है और क्लोरीन जो कि नॉन मेटल है वो राइट की तरफ है, ठीक है। और भी कोई भी एग्जाम्पल्स ले लो, जैसे मान लो MgCl2, यहाँ पर भी मैग्नीशियम जो कि मेटल है वो लेफ्ट की तरफ है, क्लोरीन जो कि नॉन मेटल है वो राइट की तरफ है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि फॉर पॉलीएटॉमिक आयंस, जहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयंस होता है, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ द आयन इन अ ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर आप गलती करते हो तो आपका केमिकल फार्मूला गलत हो जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के केस में MgOH अगर आप 2 लिख देते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर OH जो है ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, OH साथ में मिल करके एक आयन है, राइट। चूंकि OH साथ में मिल करके एक आयन है तो OH कितने सारे प्रेजेंट है, द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, कितने OH प्रेजेंट है, 2 OH प्रेजेंट है। अगर OH ऐसे लिख रहे हैं हम 2, इसका मतलब है सिर्फ हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है। बट हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो OH है ना, ये पूरा OH पॉलीएटॉमिक आयन 2 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ करेक्ट। तो इस तरह के जब कभी भी पॉलीएटॉमिक आयंस इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पर इस तरीके का ब्रैकेट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे डाला MgOH2 में, ठीक है। बहुत बार जहाँ पर नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन एक ही होता है वहाँ पर हमें ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लो अगर हम लिखना चाह रहे हैं NaOH, ठीक है। अब NaOH को आप बोलोगे कि मैम फिर यहाँ पे भी OH1 लिखे क्या, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ NaOH लिख देते हैं एंड दैट इज़ करेक्ट। तो मतलब ये ब्रैकेट का इस्तेमाल हम सिर्फ तब करते हैं जब नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस इज मोर देन 1, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट। तो चलो अब फटाफट से देखेंगे रूल्स। तो चलो अब देखते हैं केमिकल फार्मूला के रूल्स, ठीक है। तो सबसे पहला रूल, राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स, मेटल्स ऑन लेफ्ट, नॉन मेटल्स ऑन राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी ऑर्डर में हमको लिखना है। एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, लेट अस से NaCl का, सिंपल रखेंगे। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का सिंबल लिख लो Na, क्लोराइड का सिंबल लिख लो Cl। सबसे पहले हमने सिंबल लिख लिया, मेटल को हमने किधर लिखा, लेफ्ट की तरफ, नॉन मेटल को राइट की तरफ। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, राइट द वैलेंसीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इनकी वैलेंसीज लिखनी है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, यहाँ से देखो सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, तो यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है। अच्छा, क्लोराइड की वैलेंसी कितनी है, क्लोराइड की देखो, क्लोराइड यहाँ पर है तो क्लोराइड की भी वैलेंसी है 1, ठीक है। बट क्या है, ये -1 है और ये क्या है, +1 है, ठीक है। तो हमने वैलेंसीज भी लिख दी, ग्रेट, ठीक है। स्टेप नंबर 3, क्रॉस ओवर द वैलेंसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद ऐसा कुछ खास करना नहीं है, बस याद रखना है वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करना है, मतलब इसको यहाँ भेज देना है और इसको यहाँ भेज देना है। इसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर। यानी कि क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला Na के पास आ जाएगा ये वाला 1
और Cl के पास चला जाएगा ये वाला 1। हालांकि मैंने यहाँ पे +1 -1 लिखा है, क्रॉसओवर के टाइम पर सिर्फ नंबर ही जाता है, सिर्फ वैलेंसी जाती है। देखो यहाँ पर भी ना वैलेंसी इनकी 1 है, वैलेंसी इज नॉट +1 और -1, वैलेंसी इज 1। +1 -1 तो उनका चार्ज है, बेस्ड ऑन वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम क्रॉसओवर करेंगे तो ये हो जाएगा Na1Cl1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप NaCl लिखो उसका मतलब भी वही है कि Na1Cl1 है, ठीक है। तो ये हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का NaCl, ठीक है। चलो लेंगे एक और एग्जाम्पल, क्योंकि जब तक हम 2-3 एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं MgCl2, यानी कि पहले ही मैं फॉर्मूला ही बता दे रही हूँ, ऐसी आदत हो गई है। मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसके लिए हम मैग्नीशियम हमने लिख डाला, क्लोराइड लिख डाला, मेटल को लेफ्ट की तरफ, नॉन मेटल को राइट की तरफ, ठीक है। अब दोनों की वैलेंसीज लिखेंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2 तो इसको 2 लिख दिया, क्लोराइड की वैलेंसी है 1 तो इसको 1 लिख दिया। उसके बाद कर दिया क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर मतलब यहाँ पे हो जाएगा Mg के साथ तो 1 ही है जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, Cl के साथ आ जाएगा 2 जिसको लिखने की ज़रूरत है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgCl2। समझ में आ रहा है? ग्रेट। अब एग्जाम्पल लेते हैं एक और, लेटर से हम एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का लेते हैं। चलो अब कैल्शियम सिंबल लिख लो, ऑक्साइड का भी सिंबल लिख लो O, ठीक है। अब देखो वैलेंसी कितनी है, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, कैल्शियम यहाँ पे है, ऑक्साइड यहाँ पे है, दोनों की वैलेंसी है 2, ठीक है। तो इसकी भी वैलेंसी 2 है, इसकी भी वैलेंसी 2 है। अब चाहो तो चार्ज मतलब +2 लिख सकते हो यहाँ पर इसके साथ -2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम कर देंगे क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Ca2O2, ठीक है। अब Ca2 है, O2 है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों जगह 2 है, 2 से अगर डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, CaO। तो चलो बच्चा पार्टी किया जाए थोड़ा सा प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, है ना। तो चलो प्रैक्टिस करेंगे। हमारा पहला है एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें क्या करेंगे, कार्बन को लिखेंगे इस तरफ, किस तरफ, लेफ्ट साइड में। क्लोराइड, टेट्रा को अभी भूल जाओ, अभी आप क्लोराइड मतलब हमारा सिंबल क्या होगा, Cl, उसको लिख दिया हमने राइट की तरफ। दोनों की वैलेंसी लिखेंगे। कार्बन की बच्चों वैलेंसी होती है 4, क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1। अब वैलेंसीज को कर देंगे क्रॉस ओवर, तो ये क्या हो जाएगा, C के साथ तो 1 रहेगा, Cl के साथ आ जाएगा 4। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CCl4, ठीक है। चलो देखते हैं हम अगला। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो लिखते हैं, मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg, हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा OH, ठीक है। अब इनकी लिखेंगे वैलेंसी। मैग्नीशियम की वैलेंसी हो जाएगी 2 +2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1 -1 लिख दो। अब इन दोनों को कर दो क्रॉस ओवर, तो ये क्या हो जाएगा, Mg के साथ तो 1 आएगा, लेकिन OH के साथ आ जाएगा 2, और OH में ब्रैकेट देना इज मस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या क्या है, एक तो है Al एल्यूमिनियम, दूसरा है ऑक्साइड यानी कि O, लिख दिया हमने, पहले मेटल को उसके बाद नॉन मेटल को। अब एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी होता है दैट इज 3, और ऑक्साइड का कितना होता है, 2, एग्जैक्टली -2 भी लिख सकते हो। और उसके बाद कर दो क्रॉस ओवर, तो ये क्या हो जाएगा, Al के साथ 2 और O के साथ 3, सो Al2O3 ये हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला। सिंपल है राइट, कुछ खास मुश्किल नहीं है। ओके, फिर आता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम को हम लिख सकते हैं Na, नाइट्रेट क्या होता है, NO, सिर्फ NO होता है क्या, नाइट्रेट होता है NO3, है ना। और अब इन दोनों की वैलेंसी लिखो, सोडियम की हो जाएगी +1, नाइट्रेट की हो जाएगी -1, दोनों को कर दो क्रॉस ओवर, तो हो जाएगा NaNO3। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, NaNO3, ठीक है। अब बचा हमारा आखिरी वाला विच इज एमोनियम सल्फेट। या आप खुद से करोगे या मैं करा दूं,
चलो करा देती हूँ। ठीक है, तो एमोनियम सल्फेट का चलो इस साइड कर लेते हैं, यहाँ जगह बची है। ठीक है, तो एमोनियम सल्फेट, अब एमोनियम क्या होता है, NH4, ठीक है ना, NH4, और इसमें चार्ज होता है +1, तो यहाँ पे नीचे लिख ही लेते हैं हाथों हाथ वैलेंसी भी। सल्फेट, सल्फेट क्या होता है, सल्फेट होता है SO4 जिसमें चार्ज होता है -2। तो अब इन वैलेंसीज को क्या करेंगे हम, क्रॉसओवर, तो ये क्या हो जाएगा, NH4 के साथ जुड़ जाएगा 2। NH4 पॉली एटॉमिक है इसलिए ब्रैकेट डालना मस्ट है, NH4 होल 2, और SO4 के साथ 1 जुड़ेगा जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा NH4 होल 2 SO4। तो बच्चों बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास केमिकल फॉर्मूला दिया होता है और हमें कंपाउंड का नाम लिखना होता है, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, अभी तक हमने जो किया था एग्जैक्टली उसी के ऑपोजिट स्टेप्स फॉलो करेंगे, मतलब एग्जैक्टली रिवर्स चलेंगे अब हम। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे Al2SO4 होल 3। अब केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो इससे हमको ये पता करना पड़ेगा कि इस कंपाउंड के अंदर कौन से आयंस प्रेजेंट है। एक बार हमको आयंस पता चल जाएंगे तो हम नाम फटाफट से लिख देंगे, है ना। तो आयंस के लिए क्या करेंगे, अब देखो Al2SO4 होल 3। अब ये जो सब्सक्रिप्ट्स हमने लिखी हैं ये क्रॉसओवर करने से आई थी, याद है, वैलेंसीज को क्रॉसओवर करके हमको मिला था ये। अब इनको वापस से हम क्रॉसओवर कर देंगे, वापस से मतलब जो जिसका था उसको भेज देंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये 3 को भेज देंगे कहाँ, एल्यूमिनियम के पास, क्योंकि ये 3 जो था वो एल्यूमिनियम का ही तो चार्ज था, राइट। सिमिलरली वो जो 2 था जो यहाँ एल्यूमिनियम का सब्सक्रिप्ट है उसको किसके पास भेज देंगे, उसको भेज देंगे सल्फेट के पास, राइट। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन से आयंस हैं, एल्यूमिनियम और सल्फेट, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, CaCl2, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो सब्सक्रिप्ट है उसको क्रॉसओवर करके वापस भेज देंगे। तो 2 जो है वो Ca के ऊपर आ जाएगा, Ca के ऊपर 2+ आ जाएगा, Cl के ऊपर क्या आएगा, -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 था इसीलिए कुछ लिखा हुआ नहीं था Ca के सब्सक्रिप्ट में, तो यहाँ -1। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ओके। फिर है K2SO4, तो इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि ये SO4 का 4 को भेज दें क्या, नहीं, SO4 क्या है, SO4 तो पॉली एटॉमिक आयन है, तो SO4 तो अपना ऑलरेडी साथ में है, SO4 के साथ कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब 1 है वहाँ पर, तो K के ऊपर चला जाएगा +1, और SO4 तो हमेशा साथ में है, SO4 इज 1 एंटिटी, तो SO4 के ऊपर क्या चला जाएगा, 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। और उसके बाद चौथा है KNO3, और इस KNO3 का नाम क्या होगा, ये है आपका होमवर्क, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। एंड आई एम प्रिटी श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। चाहो तो इसका आंसर आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। तो बच्चों यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट हुआ है कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर, यहाँ तक सारी बातें समझ में आई है कि नहीं, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं कि नहीं, फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ कि यहाँ तक सब कुछ है क्रिस्टल क्लियर। इस यहीं तक देखने के बाद फटाफट से कॉमेंट डालो कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो वो भी कॉमेंट में ज़रूर लिख के बताओ, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे इस चैप्टर के टुवर्ड्स द एंड। तो आखिरी के 1-2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, जिसमें से पहला है मॉलिक्यूलर मास। तो जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले एटॉमिक मास की बात करी थी, जहां पर हम एक एक एटम के मास की बात कर रहे थे, अब हम बात करने वाले हैं एक मॉलिक्यूल के मास की, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे, वेरी लॉजिकल, वेरी सिंपल, कि सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल एटम से ही तो बनेगा, है ना। तो जितने भी एटम से वो बना हुआ है उन सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, सिंपल एग्जाम्पल रखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब वाटर जो है ये किस किस से बना हुआ है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है। अब 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, AMU एग्जैक्टली, जिसे हम U से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 2 × 1 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16U, तो ये हो गया 2U + 16U दैट इज 18U। यानी कि एक H2O का मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि भाई कोई भी एक गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालो जहां पर एटॉमिक मासेस आपको गिवन होंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कौन कौन से एटम्स हैं, बस उनके एटॉमिक मासेस को जोड़ते चलो, दैट इज इट। एंड नॉट टू फॉरगेट यू हैव टू राइट द यूनिट विच इज U, एटॉमिक मास यूनिट। तो अभी हमने देखा मॉलिक्यूलर मास, और एक ऐसा ही सिमिलर टर्म होता है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है कि बिल्कुल इस कॉन्सेप्चुअली इट इज एग्जैक्टली द सेम एज मॉलिक्यूलर मास, बट इसे हम यूज करते हैं वैसे कंपाउंड्स के केसेस में जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। मतलब मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि कभी कभी कंपाउंड्स जो हैं वो मेटल और नॉन मेटल के साथ आने से बनते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो जो कंपाउंड होता है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। तो जब भी हम इस तरह के कंपाउंड्स की बात करते हैं जिनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे आर आयंस एंड नॉट एटम्स, तो वहाँ पर हम मॉलिक्यूलर मास वर्ड को यूज़ ना करके हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास को हम डिफाइन कैसे करते हैं? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स विच फॉर्म वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सब्सटेंस, राइट। हम वहाँ पे वन मॉलिक्यूल ना बोल के हम कहते हैं कि वो उस सब्सटेंस का एक फॉर्मूला यूनिट बनाता है, ठीक है। तो अब देखो चीज़ बिल्कुल वही है। एग्जाम्पल लो NaCl का। अब NaCl के अंदर Na+Cl- होते हैं, आयंस होते हैं, राइट, NaCl में। ओके, अब यहाँ पर अगर हमें फॉर्मूला मास निकालना हो, फॉर्मूला यूनिट मास निकालना हो, कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है, जो कि हमने लिख लिया है इन एटॉमिक मास यूनिट्स। इनको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 58.5U, जो कि हो जाएगा द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ टर्मिनोलॉजीज का फर्क है, जहां पर आयंस होते हैं वहां पर हम फॉर्मूला यूनिट मास यूज करना प्रेफर करते हैं, अदरवाइज हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं जब हम एक मॉलिक्यूल के मास की बात करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कॉन्सेप्चुअली दैट वाज इट। अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस देखेंगे जहां पर हम मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करेंगे, एंड ट्रस्ट मी दे आर वेरी 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 सिंपल एंड बेसिक। तो चलो फटाफट से देखते हैं ये एक और क्वेश्चन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ, ढेर सारे कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बट मैं ये ढेर सारे करूंगी नहीं, इसमें से एक दो मैं कर दूंगी, बाकी सारे आपको खुद से करने हैं, ठीक है। तो रैंडमली लेट अस सपोज हम ऑक्सीजन को पिक करते हैं। O2 का मॉलिक्यूलर मास अगर हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल। O2 के अंदर क्या क्या है? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 2 × द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 16U, तो ये हो जाएगा 16U, तो ये हो जाएगा 32U। सो 32U जो है दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। उसी तरीके से एक आधी और ट्राई कर लेते हैं। मान लो CH4 को ट्राई करते हैं। CH4 का क्या हो जाएगा? एक कार्बन का एटम, तो एक कार्बन का एटम का एटॉमिक मास कितना होगा? 12U प्लस 4 हाइड्रोजन के एटम्स, यानी कि 4 × एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 1U, तो ये हो जाएगा 12U प्लस 4U दैट इज 16U। तो 16U जो है ये CH4 के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी आप सारे ट्राई कर सकते हो। मान लो अगर आपको CH3OH ट्राई करना है तो कैसे करोगे? एक कार्बन के एटम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12U प्लस 3 हाइड्रोजन के एटम्स, यानी कि 3 × 1U प्लस एक ऑक्सीजन का एटम का एटॉमिक मास जो कि है 16U प्लस फिर एक हाइड्रोजन का एटम विच इज़ 1U, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 12U प्लस 3U प्लस 16U प्लस 1U दैट इज 17U। तो ये हो गया 20, 30, 32U। और फाइनली बच्चों दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जहां बोला गया है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZnO, Na2O, K2CO3, ठीक है। अब देखो यहाँ फॉर्मूला यूनिट मासेस वर्ड हमने यूज किया है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे आर आयंस, ठीक है। बट प्रोसेस में कुछ फर्क नहीं होगा। तो 3
के आपको निकालने हैं, एक के मैं निकाल देती हूँ, बाकी 2 आप खुद से निकाल लोगे। तो लेट अस सपोज मैं Na2O चूज़ करती हूँ, तो Na2O का अगर मुझे फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है तो देखो मैं यहाँ पे ना पूरे स्टेटमेंट्स लिखती नहीं हूँ, बिकॉज दैट यू कैन डू वेरी वेल, राइट। तो आप कैसे लिखोगे एग्जाम में कि फॉर्मूला यूनिट मास, चलो एक का लिख के भी दिखा देती हूँ, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na2O विल बी इक्वल टू, कितने हैं Na, कितने हैं 2 हैं, राइट। तो एक Na का जो एटॉमिक मास है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 23U, यानी कि 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Na विच इज़ 23U, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 16U। इसीलिए मैंने बोला था इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में ये मैंशनड होते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 46U प्लस 16U, तो ये हो गया 62U। तो 62U जो है दैट विल बी द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na2O, ठीक है। इसी तरीके से बाकी दोनों आप खुद निकाल लोगे। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सभी मेरे साथ अब तक रहे होंगे, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि वीडियो को मैं जितना ज़्यादा इंटरैक्टिव और इंगेजिंग बना सकूं। और अगर आप अभी तक आप लोग मेरे साथ हो और अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट हुए हैं क्रिस्टल क्लियर, तो फटाफट से कॉमेंट में जाके लिखो कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर, और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आऊँगी एक और धमाकेदार, एक और ज़बरदस्त वन शॉट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।